द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं दो बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। पहली खबर जो है वो लक्षद्वीप से जुड़ी हुई है, जहां बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। दर्जन भर से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसा क्यों हुआ और उसके क्या नतीजे होंगे, ये बताने से पहले दूसरी बड़ी खबर कौन सी रहेगी ये जान लीजिए। इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे मुसलमानों को फेक न्यूज़ का सहारा लेकर बदनाम करने का काम हो रहा है इस देश में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ी और अहम खबर जो है लक्षद्वीप से वो आ रही है, जहां भाजपा में इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। अपने ही नेता और पदाधिकारियों ने बीजेपी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। India.com नाम की इस वेबसाइट पर पब्लिश इस खबर को आप पढ़िए। इसमें लिखा है कि लक्षद्वीप में भाजपा को झटका, दर्जन भर से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। दरअसल जिस तरह से लक्षद्वीप के प्रशासक और मोदी के करीबी माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल पर यह आरोप लगा कि वो यहाँ की संस्कृति और लोगों के रहन सहन, उनके हक हुकूक को लेकर छेड़छाड़ कर रहे हैं, तभी से यहाँ के लोगों के साथ साथ विपक्ष और बीजेपी के भीतर के लोग भी इस कदम का विरोध कर रहे थे और इस विरोध की आवाज़ दिल्ली तक भी सुनाई दी गई। इस बीच जब कुछ मशहूर हस्तियों ने अपनी आवाज़ पटेल के अत्याचारों के खिलाफ उठानी शुरू की तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये है लक्षद्वीप की फिल्मकार आयशा सुल्ताना। इन्होंने प्रशासक पटेल के फैसलों की, कदमों की आलोचना की तो इन पर बीते 10 जून को राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया गया। इस बात को अभी 2 दिन भी ठीक से नहीं हुए कि बीजेपी के भीतर इस फैसले के खिलाफ चिंगारी कब आग बन गई, ये दिल्ली में बैठे हाईकमान को भी पता नहीं चला। और इसी की बानगी है कि अब बीजेपी के भीतर दर्जन भर से ज़्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रेजिग्नेशन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। दरअसल राजद्रोह का ये केस बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष सी अब्दुल खादर हाजी की शिकायत पर हुआ था। India.com की इस वेबसाइट पर पब्लिश खबर के मुताबिक पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि सुल्ताना के खिलाफ हाजी के आरोप झूठे हैं और उनका हाजी का मकसद सुल्ताना और उनके परिवार के फ्यूचर को खराब करना था। इस्तीफा देने वाले बीजेपी नेताओं ने सुल्ताना के बयान का बचाव करते हुए कहा कि वो सिर्फ द्वीपों के लोगों के अधिकारों के लिए बोल रही थी। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि पूरी बीजेपी इकाई प्रफुल्ल पटेल की लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी नीतियों से अवगत थी। सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज होने के विरोध में पार्टी से इस्तीफा देने वाले नेताओं में बीजेपी स्टेट सचिव अब्दुल हमीद मल्लीपुरा शामिल हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के मेंबर, खादी बोर्ड के सदस्य, चेतलाट यूनिट के सचिव और कई पार्टी कार्यकर्ता इसमें इंक्लूडेड हैं। एक बात तो साफ है दोस्तों कि आयशा सुल्ताना से बीजेपी इस कदर खौफ में है कि उसकी नींद हराम हो गई। आलम यह है कि आयशा की आलोचना से डरकर बीजेपी ने उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करवा दिया। दरअसल एक मलयालम समाचार चैनल में बहस के दौरान आयशा ने प्रफुल्ल पटेल खोड़ा के फैसलों और केंद्र की मोदी सरकार की पॉलिसीज़ की आलोचना की थी, नीतियों की आलोचना की थी और आरोप है कि प्रफुल्ल पटेल को आयशा ने बायो वेपन यानी जैव हथियार बता दिया था। इस बात पर सुल्ताना ने एक फेसबुक पोस्ट में बयान को सही ठहराते हुए और अपने बयान पर कायम रहते हुए क्या लिखा ये पढ़ाते हैं आपको। उन्होंने लिखा कि मैंने टीवी चैनल डिबेट में बायो वेपन शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने महसूस किया है कि पटेल और उनकी नीतियों ने एक जैव हथियार के रूप में काम किया है। पटेल और उनके दल के माध्यम से लक्षद्वीप में कोविड-19 फैला। मैंने पटेल की तुलना सरकार या देश से नहीं बल्कि एक जैव हथियार के रूप में की। आपको समझना चाहिए मैं उन्हें और क्या कहूँ। तो साफ है कि मोदी सरकार अपने ही भेजे गए प्रशासक के फैसलों और उसकी नीतियों के खिलाफ अपनी ही पार्टी की भारी नाराजगी का सामना कर रही है। आलोचकों का मुंह दबाने के लिए सत्ता से हुक्मरानों से सवाल करने वालों के खिलाफ राजद्रोह जैसी धाराएं लगाई जा रही हैं। इससे पता चलता है दोस्तों कि बीजेपी वाकई में अंदर से कितनी डरी हुई है। एक केंद्र शासित प्रदेश जहां से कभी हिंसा की, अराजकता की, विरोध की, राजनीतिक शोर की आवाज़ें आप लोगों ने ना के बराबर ही सुनी होंगे, लेकिन अचानक एकाएक ऐसा क्या हो जाता है कि बेहद शांत और 70,000 की आबादी वाला प्रदेश उबलने लगता है। तो उसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताते चलता हूँ और वो वजह है यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बीते सोमवार को यहाँ लगभग हर कोई हाथों में पोस्टर लिए खड़ा दिखा, चाहे चमकीली रेत हो, पानी के भीतर, घरों के बाहर, फिशिंग बोट्स पर या फिर बीच हाउस पर। हर जगह बस एक ही मंजर नजर आया,
हाथों में पोस्टर लिए लोग जिन पर लिखा था सेव लक्षद्वीप। बड़ी बात यह है कि इस प्रोटेस्ट में केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की स्थानीय यूनिट भी शामिल हुई। इस तरह के प्रोटेस्ट के पीछे बड़ी वजह हाल के महीनों में लक्षद्वीप प्रशासन की तरफ से किए गए बदलाव। ये बदलाव लोगों के खान पान, व्यवहार की परंपराओं और आदतों को प्रभावित करने वाला है। यहाँ के बहुसंख्यक मुसलमान आबादी इससे सीधे तौर पर प्रभावित होती है, फिर चाहे वो बीफ बैन की बात हो या पूरे द्वीप में शराब की बिक्री पर लगी रोक को हटाने की। उधर कोरोना को लेकर भी मौजूदा प्रशासक प्रफुल्ल पटेल कितने नाकाम साबित हुए और कैसे यहाँ कोरोना के फैलने में उनके कुछ नासमझी भरे फैसलों ने लोगों की जान को मुश्किलों में डाल दिया, ये भी मैं आपको बताते चलता हूँ। दरअसल लक्षद्वीप दुनिया के ऐसे चुनिंदा इलाकों में है जहाँ दिसंबर 2020 तक कोरोना संक्रमण नहीं पहुँचा था। जब वैक्सीन आई भी नहीं थी, लक्षद्वीप कोरोना मुक्त इलाका था। दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप का प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया, जिसके बाद प्रफुल्ल पटेल को इस यूनियन टेरिटरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। प्रभार संभालते पटेल ने कोविड को लेकर नए प्रोटोकॉल बनाए और लक्षद्वीप में दाखिल होने के लिए 7 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन नियम को हटा दिया, जिससे लोग कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर बिना क्वारंटीन हुए यहाँ दाखिल होने लगे। इससे यहाँ भी संक्रमण फैलने लगा। तो ये तो बात हुई लक्षद्वीप की। अब आते हैं अगली बड़ी खबर, और वो खबर दरअसल देश में मुसलमानों को फेक न्यूज़ फैलाकर कैसे बदनाम किया जाता है उससे जुड़ी हुई है। दोस्तों, ऑल्ट न्यूज़ ने अपने फैक्ट चेक में इस बात का खुलासा किया। अपनी वेबसाइट पर ऑल्ट न्यूज़ ने लिखा कि मुस्लिम प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि असम में बांग्लादेशी मुस्लिम एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। इसमें कुछ यूजर्स ये वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़क रुख अपनाया। इस कड़े रुख के लिए यूजर जो है हेमंत बिस्वा शर्मा को धन्यवाद भी कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज़ ने पाया कि ये वीडियो साल 2017 से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पड़ताल में सामने आया कि ये प्रदर्शनकारी असम के गोलपारा में सरकार द्वारा लागू किए गए संदिग्ध नागरिक और वोटर्स टैग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान हुई कथित रूप से पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की जान चली गई थी। स्क्रॉल के मुताबिक एक वेबसाइट है स्क्रॉल, जिसके माने तो ये वीडियो असम के हुसैन अहमद ने रिकॉर्ड किया था। हुसैन ने वीडियो फेसबुक पर 30 जून 2017 को पोस्ट किया था। उसने स्क्रॉल को बताया था कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन भगदड़ देखकर उसने वीडियो बना ली। ये नज़ारा प्रदर्शनकारियों का एक झुंड असम के गोलपारा ज़िले के खूटामारी गांव के पास नेशनल हाईवे 37 पर पहुंचा था। आप लोगों की जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि डी वोटर्स यानी कि डाउटफुल वोटर्स असम के वोटर्स की कैटेगरी है, जिन्हें नागरिकता के कानूनी दस्तावेज दिखाने में असफल होने के कारण चुनाव आयोग ने वोटिंग राइट से वंचित कर दिया। इसी डी वोटर्स के टैग के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसे ये कहकर सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी मुसलमान जो अलग राज्य की मांग करते हुए असम में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये दो बड़ी खबरें, पहली लक्षद्वीप से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी के खिलाफ आलोचना और उसके खिलाफ उठ रहे सवालों को उठाने वालों, आलोचना करने वालों का मुंह दबाने की कोशिश, राजद्रोह का मुकदमा ठोक कर की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के केंद्र सरकार के इस एक्शन के खिलाफ जो है बीजेपी के ही लोग अब उठ खड़े हुए हैं, जो लक्षद्वीप बीजेपी के संगठन के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं। और दूसरी बड़ी खबर फेक न्यूज़ से जुड़ी हुई, जिसमें एक कौम को बदनाम करने की कोशिश जो है पुराने वीडियो 2017 के एक वीडियो के हवाले से की जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत संदर्भ में दिखाई गई है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।